अभी मंत्री अति राजभूषण चौधरी जी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को। जी, क्या लग रहा है ये टैली देख के, क्या लग रहा है जिस तरह से बीजेपी जेडीयू परफॉर्म कर रही है? मतलब बीजेपी के आंकड़े देख ले या जेडीयू इंडिविजुअली भी अगर देखें तो भी ये महागठबंधन के जितने भी लोग हैं उनसे सब आगे चल रहे हैं, मतलब दुगना टाइप का नंबर है। क्या लग रहा है आपको? निश्चित रूप से ये बिहार की महान जनता की जीत है। और जिस तरह से हमारी महिलाओं ने, जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी ने, हमारे बुजुर्गों ने आकर के लाइन में लग करके वोटिंग किया, जिस उत्साह हम्म। के साथ। और मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जिस तरह से हमारा जो वोटिंग परसेंटेज बिहार में बढ़ा है, ये दर्शाता है कि लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। पहले की सरकारें काम नहीं करती थी, तो जिससे लोगों में इंटरेस्ट नहीं रहता, वोट गिरा के क्या करेंगे। और अब जब सरकार काम करने लगी है, तो लोगों में उत्साह है कि नहीं, एक अच्छी सरकार है, इसके लिए हमको वोट करना है। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा था, ये दर्शा रहा था कि लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। और इसीलिए एक प्रचंड बहुमत मिलेगी, बिहार में एक मजबूत एनडीए की सरकार बनेगी। हालांकि अभी कई राउंड ऑफ रुझान अभी आने हैं, अभी वोटिंग जो है, मतदान जो है वो उसको गिना जा रहा है। लेकिन हम बात करेंगे कि अमित शाह जो कहे थे कि 160 सीटों से ज्यादा इस बार एनडीए का आएगा, और अभी तक जो सामने आ रहा है हमारे पास टैली में 195 सीट्स हैं। निश्चित रूप से देखिए, हमारा उद्देश्य है कि एक मजबूत सरकार बने बिहार में, ताकि जी। बिहार के विकास के लिए जो काम हम लोग को करना है, चाहे वो हम्म। औद्योगिकरण की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, हर क्षेत्र में हम बहुत काम करना है अभी, ताकि बिहार को विकसित बिहार बनाया जा सके। और इसीलिए लोगों ने एक अपार जन समर्थन देने का काम किया है। इसके लिए हम बिहार की महान जनता का धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जी, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी जुड़े हैं। सर आपसे वो भी बात करना चाहेंगे। राजभूषण जी, बहुत शानदार जीत मिल रही है और आप बहुत मुस्कुरा रहे होंगे। और मुस्कुराहट की बड़ी वजह मुझे जो दिखाई पड़ती है, क्योंकि मुझे याद आता है मुजफ्फरपुर में जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने ये कहा था कि वो सन ऑफ मल्लाह नहीं बल्कि सन ऑफ माल्ला है। और एक बार आपने साबित कर दिया कि वाकई जो वो निषाद समाज के नेता अपने आप को कहते थे, आपको लग रहा है कि उनका इधर से उधर, उधर से इधर वाली इमेज जो बनाई गई या बन गई, उस वजह से साहनी समाज ने उनका पूरे तरीके से साथ छोड़ दिया, क्योंकि वीआईपी पार्टी फिलहाल जीरो पर दिखाई पड़ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि निषाद समाज हमेशा से राम के साथ और राम के मानने वाले के साथ रहा है। त्रेता युग से हमारा केवट महाराज और भगवान राम का मित्रता रहा है, अलायंस रहा है। और आज तक हमारे समाज के लोग उस अलायंस को निभा रहे हैं। जो अननेचुरल अलायंस बनाने की कोशिश करेंगे, वो कहीं न कहीं बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया जाएगा। समाज कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं जा सकता, जिन लोगों ने निषाद समाज को ठगने का काम किया, जिनके शासनकाल में निषाद समाज को सबसे ज़्यादा अपमान सहना पड़ा। आज हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, अति पिछड़ों के सम्मान के लिए, अति पिछड़ों को राजनीतिक भागीदारी देने के लिए, अति पिछड़ा समाज को नौकरी में आरक्षण देने की बात कर रही है और देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से अति पिछड़ा समाज, निषाद समाज समझता है कि ये हमको किसके साथ मेरा भलाई है, और इसीलिए एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है। और ये बड़ी खबर आ रही है, पहले आपको बड़ी खबर बता दूं, राघोपुर से भी तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, 3000 वोट से पीछे चल रहे हैं चौथे राउंड की गिनती के बाद। तो आप समझ सकते हैं राघोपुर से तेजस्वी यादव का पीछे जाने का मतलब क्या है, कि किस तरीके से एनडीए के पक्ष में हवा बह रही है। अगर चौथे राउंड के बाद तेजस्वी यादव 3000 वोट से पीछे चल रहे हैं, तो बीजेपी ने जो मशक्कत की थी कि राकेश रोशन को अपने साथ जोड़ लिया था और जो 3 भाग में वोट बंटता था राजपूतों का, उससे तेजस्वी यादव लाभान्वित होते थे, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर ये नतीजे रिजल्ट में तब्दील होते हैं
तो बड़ी हार मानी जाएगी। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं गौरा बौराम भी गया था, आपकी सभा की बड़ी चर्चा सुनी थी। मैं सुजीत कुमार सिंह से भी मिला और आपने वहां पर कहा, क्योंकि मुकेश साहनी ने अपने भाई संतोष साहनी का नाम विड्रॉ कर लिया, और आपने ये कहा कि मुकेश साहनी ने तो पूरे निषाद समाज को मुसलमानों के आगे सौंप दिया, उनके घुटने के नीचे टेक दिया। और इस बात की चर्चा बड़ी जोरों से थी, साहनी समाज में बड़ा रिएक्शन था। मुझे लग रहा था कि कुछ लोग रिएक्ट कर रहे हैं, मुकेश साहनी बड़े नेता हैं, उनके कहने पर साहनी समाज के लोग आरजेडी को ही वोट देंगे। क्या खबर है आपके पास? साहनी समाज का वोटिंग परसेंटेज जो आप जान रहे होंगे, बेहतर जान रहे होंगे, क्या आपको लग रहा है कि क्या मुकेश साहनी इस बार बुरे तरीके से फेल हुए हैं, और गौरा बौराम जो कि उनका गृह क्षेत्र कहा जाता है, वहां से भी उनकी स्थिति खराब हो रही है? निश्चित रूप से देखिए, गौरा बौराम से उनका पीछे हटना एक राजनीतिक षड्यंत्र था, जिसके कारण उनको लग गया था कि गौरा बौराम में अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो 5,000 भी वोट नहीं ला पाएंगे, और इसीलिए बहाना कर करके वो पीछे हटे एक रणनीति के तहत, ताकि मेरी फजीहत ना हो। और लोगों ने इस बात को समझा। और आप जानते ही हैं, मैंने चुनाव के समय भी, कैंपेन में भी बोला था कि जिस पार्टी का और जिस भी युद्ध का सेनापति अगर घुटना टेक दे और रन छोड़ करके भाग जाए, तो उस युद्ध को हारा हुआ माना जाता है। और जिस तरह से वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने घुटना टेक दिया, तो ये मान लिया गया था, निषाद समाज ने मान लिया कि वीआईपी पार्टी कहीं से इस मैदान में नहीं है, और इसलिए सारे लोगों ने जम करके एनडीए के पक्ष में मतदान किया। तो एनडीए के पक्ष में मतदान किया, लेकिन जिस तरीके से टैली एनडीए के पक्ष में बढ़ता जा रहा है, 200 का आंकड़ा छूता जा रहा है एनडीए, आपको क्या लग रहा है 2010 वाली स्थिति होने जा रही है? 2010 में आपको याद होगा आरजेडी 22 के आसपास सिमट गई थी। कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद का राजनीति जो है हाशिए पे जा चुका है। 2015 में फिर से लालू नीति शेख हुए, लालू प्रसाद की राजनीति चमक गई। अभी की स्थिति देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि आरजेडी को लोगों ने जाति से हटकर भी बुरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया, साफ मैसेज दे दिया कि यू आर नॉट फिट टू रूल? कैसे देख रहे हैं आप इसको? निश्चित रूप से ये चुनाव विकसित बिहार के लिए चुनाव है, और लोगों ने मान लिया, लोगों के दिमाग में था कि ये चुनाव एनडीए को जीतना इसलिए जरूरी है कि अब आने वाले दिनों में बिहार का जो समुचित विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, जिन क्षेत्रों में काम बचा हुआ है, जैसे कि औद्योगिकरण, मैं लगातार कह रहा हूं कि अब आने वाले दिनों में हम लोग का टारगेट होगा कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, बिहार में औद्योगिकरण करें, और यहाँ के युवाओं को यहीं रोजगार दें। और जिस तरह से इंडी गठबंधन, महागठबंधन के लोगों ने बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया, हमारी मातृशक्ति को अपमानित करने का काम किया, युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम किया, ये काफी सम्मानजनक था। और इसीलिए लोगों ने एनडीए के पक्ष में बढ़ करके हिस्सा लिया और वोटिंग किया। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा था, ये दर्शा रहा था कि लोगों का सरकार के प्रति, एनडीए के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। नहीं, पर एक चर्चा बड़ी तेजी से हो रही थी, आरजेडी बार बार कह रही थी कि जेन जी हमारे पक्ष में है, वो युवा तेजस्वी यादव को वोट करेगा, पर रुझान में ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। जेन जी भी लग रहा है कि एनडीए को वोट किया है। और इसके साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जेडीयू का परफॉर्मेंस बताता है कि नीतीश कुमार अभी भी बहुत पॉपुलर हैं, और बीजेपी की पार्टी, आप 83 पर हैं तो नीतीश 80 पर आगे दिखाई पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए, हमारी सरकार लगातार कह रही है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम सब मिल करके उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रहेगा। हम सब मिलकर मजबूत सरकार बने। हमारा उद्देश्य तो बिहार को विकसित बिहार बनाना है। हम लोग इन चीज़ों में नहीं पड़ने वाले कौन कितना जीत रहा है। हम ये मान करके चल रहे हैं कि हम 243 सीट पर लड़ रहे हैं, और
जो भी होगा विकसित बिहार के लिए जिनको भी आगे लाने की आवश्यकता होगी, हम सब उनके नेतृत्व में लड़े हैं, उनको आगे लाएंगे। चलिए, तो आप ये मान रहे हैं जैसे आईपी गुप्ता महागठबंधन में गए, तेजस्वी यादव ने मुकेश साहनी को अपने साथ लिया, एक जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, महागठबंधन इस सोशल इंजीनियरिंग में बुरे तरीके से फेल हो गई, नंबर 1। और नंबर 2, आप ये मानते हैं कि एंटी यादव जबरदस्त गोलबंदी हुई है, क्या ऐसा भी आपको लग रहा है, या आपको लग रहा है कि लोगों ने जाति पाति से ऊपर उठ करके साफ साफ तरीके से एनडीए को वोट दिया है, नीतीश कुमार को दोबारा सरकार में चाहते हैं? निश्चित रूप से लोग जाति पाति से ऊपर उठ करके और विकसित बिहार के लिए वोट किया है। जिस तरह से हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम किया, चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, हर वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम किया। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास देने का काम किया। हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया गया, और जो जीविका दीदी हैं उनके सम्मान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया। तो इस तरह से हर वर्ग का हमको समर्थन मिला, और इसीलिए ये जो अपार दिख रहा है, बढ़त दिख रहा है, ये दर्शा रहा है कि सभी लोगों ने जाति पाति से उठकर विकसित बिहार के लिए वोट किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए लोगों ने सब चीज से ऊपर उठकर विकसित बिहार के लिए वोट किया। तो क्या आप मान लें कि साहनी समाज के नेता डॉक्टर राजभूषण चौधरी हैं, मुकेश साहनी नहीं है, यह मान लिया जाए? साहनी समाज का विश्वास डॉक्टर राजभूषण चौधरी में ज्यादा है, और इसीलिए राजभूषण चौधरी के अपील पर साहनी समाज ने बड़ी संख्या में एनडीए को वोट किया है। अगर मैं ये डॉक्टर राजभूषण चौधरी से सवाल पूछूं, क्योंकि मुकेश साहनी की काट में ही लोकसभा चुनाव में आपको मुजफ्फरपुर में उतारा गया था, और आपने कई सारे ऐसे काम किए, नजीर पेश किए, जिसकी तारीफ भी होती है, तो ये मान लिया जाए कि अब साहनी समाज के बड़े नेता डॉक्टर राजभूषण चौधरी हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी? देखिए, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए गठबंधन का। आप सब जानते हैं कि जो अधर्म के साथ कौरव की कितनी बड़ी सेना क्यों ना हो, अधर्म के साथ कर्ण जैसे महारथी खड़े थे, लेकिन उनकी हार हुई। तो वही स्थिति विकसित बिहार के विरोध में जो लोग खड़े थे, चाहे कितने बड़े बड़े सुरमा क्यों ना हो, उनको लोगों ने नकारा, और मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर लोगों ने भरोसा जताया। और इसके लिए हम अपने निषाद समाज को, अति पिछड़ा समाज को और बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन लोगों ने हमारे अपील को समझा, और हमारे बात पर आकर के एनडीए की सरकार बनाने के लिए घरों से निकल करके मजबूती के साथ वोट किया। मैं चाहूंगा गौरा बोराम के बारे में बताइए। गौरा बोराम बहुत चर्चित था डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी बहुत चर्चा में था, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि खुद मुकेश साहनी लड़ना चाहते थे, उसके बाद उन्होंने अपने भाई को उतार दिया, चुनाव से एक दिन पहले अपने भाई के नाम को भी विड्रॉ कर लिया, और सुजीत कुमार सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अगर उनकी जाति की संख्या की बात करें तो तकरीबन 8,000 है। ऐसे में गौरा बोराम में क्या हुआ, जहां साहनी की आबादी बहुत बड़ी है? क्या जो मुकेश साहनी ने किया वो एक टेक्टिकल एरर था? मुकेश साहनी ने जो किया वो ओवर कॉन्फिडेंस था, और सुजीत कुमार सिंह के लिए रास्ता बहुत आसान कर दिया? देखिए, गौरा बोराम की जो स्थिति है, और कमोबेश बिहार की यही स्थिति है। गौरा बोराम में हमारे एनडीए प्रत्याशी के विरोध में कोई आरजेडी कह रहा था वीआईपी लड़ेगा, वीआईपी कहता था आरजेडी लड़ेगा, आरजेडी कहता था कि हम नाम वापस ले रहे हैं, वीआईपी लड़ेगा, और वीआईपी कहता था हम नाम वापस ले लेते हैं, आरजेडी लड़ेगा। तो कैंडिडेट अपने आप को लोग बचना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ 5,000 में लोग सिमट जाते। तो इसीलिए अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए कि गिरी जो विधानसभा है, उस विधानसभा में अगर 5,000 में सिमट जाती वीआईपी, तो वीआईपी की और फजीहत होती। इसलिए इन लोगों ने एक चाल के तहत अपना नाम वापस लिया, और हमारे कैंडिडेट के जीत को देख करके लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, ये अशोक चौधरी बोल रहे हैं।
तो समझ लीजिए जिस तरीके से बम्पर जीत हुई है एनडीए की, अब सीएम को लेकर के जेडीयू एग्रेसिव दिख रही है। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि सीएम पद को लेकर के कोई वैकेंसी नहीं है। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने जिस तरीके से सुबह बयान दे दिया कि लोकतांत्रिक तरीके से सीएम का चुनाव होगा, उसके बाद कंफ्यूजन बढ़ गया। और इसलिए जब हमारे संवाददाता ने अशोक चौधरी, जो कि जेडीयू के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनसे बात की तो एक बात बहुत साफ अशोक चौधरी ने कह दिया कि सीएम पद को लेकर के कोई वैकेंसी नहीं है। मतलब एक तरफ दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से सीएम चुना जाएगा, दूसरी तरफ अशोक चौधरी कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। और आपको बता दें अनंत सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। मैत्री, 12,000 वोटों से अनंत सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। मोकामा से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि सूरजभान सिंह की पत्नी भी जीत सकती हैं, और जैसी तैयारियां चल रही थी सर, अगर हम बात करें तैयारियों की मोकामा में, तो वीणा देवी के घर भी सेम तरह की तैयारियां चल रही थी। वहां भी कई तरह के पकवान बन रहे थे। अनंत सिंह के घर में भी जिस तरह से तैयारी चल रही थी, 2 लाख रसगुल्ले बन रहे थे। अब लग रहा है कि 12,000 वोटों से मोकामा में अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको अभी? देखिए, मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है जी। जैसा कि डॉक्टर राजभूषण चौधरी कह रहे हैं कि जाति का कार्ड बिल्कुल नहीं चला, ये बात आप जान लीजिए। और इसी वजह से अनंत समर्थक उत्साहित दिख रहे थे। और जिस तरीके से अनंत सिंह को जेल भेजा गया, एक तरीके से जेडीयू ने, एनडीए की सरकार ने बहुत टैक्टिकल स्टेप्स उठाए, अपने इमेज को बचाया कि कोई भी आरोपी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, भले ही वो सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो। अनंत सिंह को जेल भेजा गया, मामले को ठंडा करने का प्रयास किया गया, और अनंत सिंह को लेकर के सेंटिमेंट्स उभरा। उसका असर आसपास के एडजॉइनिंग सीट्स पर भी दिखाई पड़ा। मैं ये आपको बता सकता हूं, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई मोकामा में, उसका असर लखीसराय में भी दिखाई पड़ा, उसका असर बेगूसराय में भी दिखाई पड़ा, उसका असर वारसलीगंज में भी दिखाई पड़ा, उसका असर जो है वो आपको जहानाबाद में भी दिखाई पड़ा। ये बात ठीक है कि शिवानी शुक्ला बेहतर परफॉर्म करती हुई लालगंज से नजर आती हैं, लेकिन ओवरऑल जो टैली है उसको देख करके कहा जा सकता है कि एनडीए के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। जिस तरह का टैली है उसको देख करके कहा जा सकता है कि स्थितियां कमोबेश 2010 वाली है। याद करिए 2010 में जब लालू प्रसाद 2 डिजिट में सिमट गए थे, 22 के आसपास सीट उनको मिला था, और कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस का परफॉर्मेंस देख लीजिए, हम लोग लगातार दिखा रहे थे, एग्जिट पोल बता रहा था कि 13 के आसपास रुझान में तो कांग्रेस 8 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। लेफ्ट का परफॉर्मेंस और खराब नजर आ रहा है, यह बात आप जान लीजिए। वीआईपी 0 पे सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं क्रॉस द कास्ट लाइंस एनडीए को वोट मिला है, नीतीश कुमार का जादू चला है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश दोनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त परफॉर्म किया है। और मैं हैरान इस बात को लेकर के भी हूं कि कई तरह के पोल पंडित कह रहे थे कि आरएलएसपी बेहतर, माफ करिएगा, एलजेपीआर बेहतर प्रदर्शन नहीं करेगी। मुझे भी ऐसा 4-5 जगह पर दिखाई पड़ा, लेकिन मैं मानूंगा कि शायद मैं देख नहीं पाया एनडीए के पक्ष में इस तरह का माहौल है, क्योंकि बेहतर कोऑर्डिनेशन कार्यकर्ताओं में दिख नहीं रहा था। उस सब के बावजूद अगर एलजेपीआर 22 सीट पर आगे दिख रही है और ये जीत में तब्दील होता है तो बहुत बड़ी जीत है एलजेपीआर की भी। 6 में 4 सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतती है तो देख लीजिए क्या स्ट्राइक रेट है। तो बहुत सारे प्रत्याशियों के चयन को लेकर के एलजेपीआर पर सवाल था कि भाई फतुआ में आप रूपा कुमारी कैसे ले आए, पालीगंज में आप दूसरे उम्मीदवार को कैसे ले आए, मनेर में आप भाई वीरेंद्र के सामने जितेंद्र यादव को कैसे ले आए। लेकिन जब किसी गठबंधन के पक्ष में हवा बहती है मैत्री, तो परिणाम इसी तरह का दिखाई पड़ता है। क्या ये रुझान
अब आप इसको रुझान भी नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं क्लियर कट इंडिकेशन है। तकरीबन 12 बज चुका है, 2 बजे तक पिक्चर साफ हो जाएगा। हर जगह यह दिख रहा है कि एनडीए की विक्ट्री लैंडस्लाइड है, एनडीए के पक्ष में माहौल है। और जिस तरीके से एलजेपीआर भी 22 सीट पर आगे दिखाई पड़ रही है, मुझे लगता है निशांत मिश्रा तो बहुत खुश होंगे। लेकिन निशांत, मैं आऊंगा, डॉक्टर राजभूषण चौधरी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अभी की स्थिति देखते हुए ये आप कह सकते हैं कि लोगों ने बिल्कुल जाति की राजनीति को खारिज कर दिया, लोगों ने तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल स्टेप्स को खारिज कर दिया, लोगों ने राहुल गांधी के एसआईआर वाले मुद्दे को बुरे तरीके से खारिज कर दिया। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित रूप से लोगों ने इनके जो स्टंट थे, राजनीतिक स्टंट इन लोगों ने करने का काम किया था, उनको नकार दिया। एसआईआर के मुद्दा पर जिस तरह से इन लोगों ने घुसपैठियों का समर्थन किया, ये लोग खुद, एक कहावत है कि पैर में कुल्हाड़ी मारना, और इन लोग तो कुल्हाड़ी पर कूद गए कि एसआईआर जैसे मुद्दे बिहार की महान जनता कभी नहीं भी बर्दाश्त करेगी कि घुसपैठिए आकर के बिहार में वोटिंग करें। जिस तरह से बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन बिहार में हो रहा है, ये काफ़ी चिंता का विषय है। और इसलिए बिहार की जनता ने एसआईआर का विरोध करने के कारण कांग्रेस को की हवा टाइट कर दी और कांग्रेस को सबक सिखाने का काम किया। और जिस तरह से ये जो महागठबंधन के लोग हैं, तेजस्वी यादव हैं, उन लोगों ने जाति उन्माद पैदा करने का काम किया। लोगों में जिस तरह से कट्टा के तरह और इनके मंच से लोग कट्टा की बात करते थे, तो इसको लोगों ने नकारने का काम किया कि लोग समझने लगे कि ये जंगल राज पार्ट 2 का कहीं फिर आगाज तो नहीं हो जाएगा। और इसीलिए लोगों ने बढ़ चढ़ करके हमारी सरकार के पक्ष में वोटिंग किया। आपके सरकार के पक्ष में वोटिंग किया, ये बात आप मान रहे हैं, लेकिन फिर मैं वहीं लाना चाहूँगा आपको। मुकेश सहनी फेसबुक पर रोए, उन्होंने ये एक तरीके से जताने का प्रयास किया कि साहनी समाज का प्रतिष्ठा दांव पर है। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को साहनी समाज से जोड़ने का प्रयास किया। और एक कुशल राजनीतिज्ञ ऐसे ही करता है, वो अपने इंटरेस्ट को समाज के इंटरेस्ट से, बड़े तबके के इंटरेस्ट से जोड़ने का प्रयास करता है। आपको लगता है मुकेश सहनी बुरे तरीके से फ्लॉप हो गए, उनकी पूरी पॉलिटिक्स बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई, या फिर आप ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स फ्लॉप नहीं हुई बल्कि वो गलत गठबंधन में चले गए, इसलिए उनकी हार हुई है? अगर एनडीए में रहते तो वो बेहतर करते, क्योंकि उनका वोटर जो है उसका जेन्युइन नेचुरल झुकाव बीजेपी की तरफ है। देखिए, जिस तरह से भाई मुकेश सहनी जी फेसबुक लाइव पर आकर के रोने लगे, इससे निषाद समाज को लग गया कि जो महागठबंधन के लोग हैं उनको कितना प्रताड़ित किया है कि उनके भाई का भी नामांकन वापस, मतलब नाम पीछे हटाना पड़ा। उनके प्रदेश अध्यक्ष के जगह पर भी आरजेडी ने कैंडिडेट दे दिया। और किस तरह से 17 तारीख को प्रथम चरण के नामांकन का अंतिम दिन था और 16 तारीख के 2 बजे रात में इनके कैंडिडेट की घोषणा हुई। तो निषाद समाज को ये समझ में आ गया कि भाई मुकेश सहनी काफ़ी दुखी हैं उस गठबंधन से, और इसलिए रो रहे हैं कि महागठबंधन के लोगों ने उनको काफ़ी प्रताड़ित किया है। और इसीलिए हमारे निषाद समाज के लोगों ने थोड़ा, जो उनके साथ थे भी, वो महागठबंधन को सबक सिखाने के लिए एनडीए को वोट किया। चलिए, तो आपने हर बात का जवाब बहुत साफगोई से दिया। डॉक्टर राजभूषण चौधरी, TV9 के प्लेटफॉर्म पर आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहूँगा। और ये अगर जीत में तब्दील होती है तो आपको पहले ही अग्रिम बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ, खिलाओ और हिट हो जाओ। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत झंझनाहट होती थी। फिर मुझे मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों की ऊपरी परत के घिसने से मुझे नसों में झंझनाहट महसूस होती थी। उन्होंने रोज सेंसोडाइन यूज करने की सलाह दी। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वर्क्स। Co-presented by Vimal Elaichi.
बोलो जुबा केसरी, co-powered by Sensodyne in association with V-Guard water heater.